Hi, good morning students. This is Nirvaya Yadav. Today I teach you electric power. एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है? किसी आपने 9th में पढ़ा था पावर के बारे में. पावर क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ टू डू वर्क. The ability of to do work means power is equals to work upon time. लेकिन ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक पावर है. इलेक्ट्रिक पावर को, जो इलेक्ट्रिक पावर है, आपने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था VIT. क्या पढ़ा था? H is equals to VIT. वो भी क्या थी? एक एनर्जी फॉर्म थी. E is equal to था. ठीक है, EH और इसको क्या कहा था मैंने? W और वहां पर कहा था E इक्वल्स टू H इक्वल्स टू W. मीन्स एक ही टर्म्स सारे के सारे थे. तो यहाँ पर मैं वर्क को क्या लिख सकता हूँ? W इक्वल्स टू VIT I स्क्वायर RT और आपका V स्क्वायर T अपॉन R. इतने टर्म्स लिख सकते हैं. तो ये टर्म्स आपके मैंने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक पावर W की जगह पर VIT अपॉन टाइम T है. मीन्स W अपॉन T होता है, वर्क अपॉन T. VIT अपॉन T, I स्क्वायर R T अपॉन T, V स्क्वायर T अपॉन R इंटू T. हर जगह से T कट जाएगा. आपका क्या हो जाएगा? P इक्वल्स टू V इंटू आई इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर R. तो इससे एक डेफिनेशन बनेगी, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट पर यूनिट टाइम at which electric energy is transferred by an electric circuit. Electric power is the rate per unit time at which electric energy is transferred by an electric circuit. इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट और जूल पर सेकेंड. क्या होती है? वॉट और जूल पर सेकेंड. 1 किलोवाट में कितने होते हैं? 1000 वॉट होते हैं. 1 HP में 746 वॉट होते हैं. इस सब देखिए. इसके बाद में एप्लीकेशन बचे हुए हैं. एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. नंबर 1 आयरन. नंबर 1 एप्लीकेशन आपका क्या है? आयरन है. सेकंड वन इलेक्ट्रिक बल्ब है और एक फ्यूज है जो आपके सिलेबस में है. तो सबसे पहला है आयरन. आयरन क्या होता है? आयरन में आपने देखा होगा एक इस टाइप का बना हुआ, एक कोड टाइप का बना हुआ एक सिस्टम होता है. इसके ऊपर एक वायर हम क्या कर देते हैं? लगा देते हैं. अब बेटा वायर मैंने आपको कल बताया था हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग कब होती है? जितना लंबा वायर होगा, जितना बड़ा वायर होगा, उसमें उतनी ही ज्यादा हीटिंग होगी. तो इस सिस्टम को अब हम ऐसे डायरेक्ट तो नहीं लगा सकते उसमें. तो हम क्या कर देते हैं? कॉइलिंग के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और ये जो वायर होता है वो इसमें सेट कर दिया जाता है. अब इसके बाद हम अगली बात ये आती है, क्या वायर को डायरेक्ट ही आयरन में लगा दिया जाता है? नहीं. तो इसका आंसर क्या है? नहीं. क्योंकि इसके लिए अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो ये क्या करना शुरू कर देगी? ये करंट करना शुरू कर देगी. मीन्स करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा. तो अगर किसी ने सुबह सुबह तुम जाके जल्दी से और प्रेस करने लगे या कहीं धोखे से अगर टच हो गया तो आपको इलेक्ट्रिक शॉर्ट लग जाएगा ना. तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है. कुछ मोस्टली जो कंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है. जब हीट के कंडक्टर होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की भी होनी चाहिए. इसके लिए एक अलग से एक मेटल लिया जाता है जिसका नाम होता है माइका. माइका गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी होता है. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है. तो इसमें किसका प्रयोग करते हैं? माइका का. माइका से क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती है. इसके बाद में आता है इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब में एक आप जानते हैं एक सिस्टम होता है जो आपका पहले वाले जो इलेक्ट्रिक बल्ब थे उसमें एक टंगस्टन लगा हुआ होता था. ठीक है,
और आर्गन गैस भरी होती थी। इस टंगस्टन का टेम्परेचर 3380 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब ये मेल्टिंग पॉइंट होता कब है? अगर इसके साथ में ऑक्सीजन गैस कंडेंसेशन कर जाएगी तो ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा, मींस ये बल्ब जल जाएगा। तो इसलिए इसमें कहीं से भी जो ऑक्सीजन है वो एंटर ना कर पाए तो एक आर्गन गैस इसमें ले ली जाती है जो किसी भी दूसरी गैस से रिएक्शन नहीं करती है और इसको सेफ रखती है। ठीक है, ऐसे फ्यूज होता है। फ्यूज का काम क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट को बचाना। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन एक बेस्ड कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ए वायर क्या है? ए वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ 5%, कैलकुलेट चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। बेटा इसमें ये कहा है कि कोई एक वायर है, उसको इंक्रीज किया जाता है, उसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया जाता है 5% करने के लिए। तो ये बताओ उसकी जब लेंथ में 5% इंक्रीमेंट कर दिया गया है तो इसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजिंग आएगी? तो इसके लिए देखो हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जैसे एक वायर है, वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ेगी तो एरिया कम होता है। क्या होता है? एरिया कम होता है, उसकी टर्म में पड़ेगा। अगर लेंथ बढ़ेगी तो एरिया डिक्रीज होगा। तो इसकी टर्म में पढ़ा था R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन A। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यहाँ पर क्या? एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरिया कम होगा। ठीक है ना? तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मींस इसमें से अगर एरिया कम होता तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। दोनों ही कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे क्या है। एक मैंने वायर लिया जो L लेंथ का है, जिसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है? रो है। इसका एरिया A है, तो इसके लिए R1 इक्वल्स टू रो L स्क्वायर अपॉन V। L स्क्वायर अपॉन V कहां से आया? देखो आप जानते हैं R इक्वल्स टू क्या होता है? R इक्वल्स टू क्या? रो L अपॉन A, यही तो है ना। तो L अपॉन L से मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या है? L स्क्वायर हो जाएगा। L इंटू A क्या होता है? ये होता है V। क्यों V होता है? A इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई R होता है। ठीक है, एरिया इक्वल्स 2 पाई R होता है। और ये एक सिलेंडर है, इसकी मैंने लेंथ मान ली L, तो बेटा क्या हो जाएगा? इसमें L का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो 2 पाई आर एल मीन्स A को मैं 2 पाई R को मैंने क्या कह दिया? A कह दिया। तो ये क्या होता है? किसी भी वॉल्यूम होता है। क्या होता है? किसी भी जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है? 2 पाई RH, यही होता है ना। तो ये आपका L, तो यहां से आ गया क्या? R1 इक्वल्स टू रो L स्क्वायर अपॉन V। R इसके इक्वल में मैं एक ले लेता हूं R इक्वल्स टू K अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि रो और V वॉल्यूम दोनों ही कांस्टेंट हैं। अगर किसी भी मेटल को इंक्रीज किया जाए, डिक्रीज किया जाए तो उसका डेंसिटी और उसकी जो वॉल्यूम है वो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए रो और V क्या है? कांस्टेंट होगी। तो R इक्वल्स टू KL स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ये अब मैंने इसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने पर क्या हुआ? इसका एरिया कम होगा, डेंसिटी वही रहेगा, लेकिन लेंथ में इसमें इंक्रीमेंट हुआ। L प्लस 5%, 5% मीन्स L इक्वल्स टू क्या है? L प्लस 5% इंक्रीमेंट करने के लिए बोल रहा है L में। तो अपॉन क्या हो जाएगा? परसेंटेज क्या मतलब होता है? 100 अपॉन हो जाता है। तो R2 इक्वल्स टू रो L स्क्वायर अपॉन P इंटू ये हो जाएगा। यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है, तो R2 इक्वल्स टू K, इसमें इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो यहाँ पर 100 L प्लस 5L अपॉन 100, तो आपका 105L अपॉन 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस R2 माइनस R1 अपॉन R1, जो आपका पुराना रेजिस्टेंस था वो, इंटू 100। ये वैल्यू को पुट कर दें K 105
किसकी R2 की वैल्यू यही तो है, ये वाली, इसको मैंने पुट कर दिया माइनस के एल स्क्वायर, ये आपकी ये वाली है, इसमें से के एल स्क्वायर इसको मैंने कॉस्ट बाहर निकाल लिया। और बेटा देखो 105/100 का होल स्क्वायर रह जाएगा, तो इसको मैंने अलग अलग कर दिया, 105 का होल स्क्वायर इंटू 100 का होल स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर अपॉन के एल स्क्वायर इंटू 100। के एल स्क्वायर से के एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और इसके बाद में इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, और एक में a माइनस बी। इन दोनों को लगा दो आप 105, और ये आपका यहाँ पर 105, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 से 100 कट जाएगा, 205 इंटू 5 हो जाएगा। ये आपका 100 से इसको काटें 2.5 इंटू 5, तो इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 10.25% इंक्रीमेंट होगा, किसमें, रेजिस्टेंस में। किसमें इंक्रीमेंट होगा, रेजिस्टेंस में इतना इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आया? ओके, थैंक यू।